नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमटीएफ और बाकी जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है उनके कंपैरिजन में बताया क्या क्या फायदे होते हैं एमटीएफ के। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सवाल, मुझे पता था बहुत सारे सवाल आएंगे पर कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो मैं इस वीडियो में लेना चाहूंगा और बाकी सवाल मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने भेजा है कि भाई इतना प्रॉफिट है तो अंबानी क्यों नहीं ले लेते, उनके पैसे तो कितने डबल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि देखो, अंबानी को जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक कोई इसको 80 लाख करोड़ का लोन ना दे। अब इंडिया में किसी ब्रोकर के अंदर इतनी क्षमता तो नहीं है कि 80 लाख करोड़ की उसको लोन दे दे, क्योंकि उससे छोटा तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना। दूसरी चीज ये है कि उन सबसे बड़ी चीज देखो ये है कि मोस्टली ब्रोकर के पास लिमिटेड लोग हैं। दूसरी चीज ये है कि वो बंदा किसी और बिजनेस में है और उसके ब्रोकर नहीं है। क्या आपको लगता है कि अंबानी खुद के ब्रोकर नहीं होंगे क्या? अपने खुद के स्टॉक संभालने के लिए उसके खुद के ब्रोकर हैं और ये बहुत बार फिल्मों में भी आ चुका है। तो वो लोग ये सब करते हैं डेफिनेटली, पर उनका मेन बिजनेस कहीं और है। उनके पास इतनी बड़ी कंपनी के शेयर हैं, वो सीधा अगर उनको बड़ा पैसा चाहिए वो स्टॉक के आईपीओज या फिर ऑफर वगैरह डाल के पैसा निकाल लेते हैं। उनके लिए बड़ी चीज नहीं है उनको। दूसरा सवाल है कि भाई ब्रोकर तुम्हें क्यों लोन दे रहे हैं 7% 10% में, खुद क्यों नहीं स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं? अभी सिंपल सी बात है, सोने का व्यापारी, ठीक है, सोना बेचता क्यों है? सोने पे बैठ क्यों नहीं जाता है इन्वेस्ट करके? क्योंकि हम सब लोग, बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं। इंडिया में तो ऐसा लगता है कि सोना ज्वेलरी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। नितिन कामत ब्रोकिंग फर्म खोल के क्यों बैठा है? वो खुद क्यों नहीं ट्रेडिंग करता, दूसरों ट्रेडिंग क्यों कमा? 10-10 रुपए कमा के वो बंदा ना साल के 7-7 8-8 हजार करोड़ कमाता है। तो कहने वाली बात सिंपल ये है कि पहली बात, अगर मैं लीगली बोलूं तो ब्रोकर्स को कुछ पैसा लिक्विड रखना पड़ता है, जो भी उनका पोर्टफोलियो जितना मैनेज करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में जो एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर से डील नहीं करते, वो ब्रोकर अपॉइंट करते हैं, ब्रोकर इन्वेस्टर से डील करते हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने, किसी क्लाइंट ने कुछ लफड़ा किया, कहीं पर पैसा नहीं दिया, स्टॉक नहीं दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? ब्रोकर। तो उसकी वजह से ब्रोकर को कुछ कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। अब वो जो कैपिटल मेंटेन करता है वो अपने पास, उसके ऊपर उसको जीरो इनकम मिलती है। तो सेबी ने, एनएससी ने धीरे धीरे अलाउ किया कि भाई वो जो आपका कैपिटल है, जो आपको मेंटेन करना है, वो आप लोन पे चढ़ा सकते हो दूसरों को और वहां से इंटरेस्ट ले सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि आपको जो लोन देना है वो सिक्योर लोन देना है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम स्टॉक खरीदते हैं वो स्टॉक प्लेज हो जाता है ब्रोकर के फेयर में। तो ब्रोकर को रिस्क जीरो है, क्योंकि उसके पास एक लिक्विड एसेट है, प्लस उसको 8 से 10% 12% इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि उसका इनकम होता है। अब पहले भी ये सब फैसिलिटी काफी समय से थी, लेकिन पहले ब्रोकर इसको प्रमोट नहीं करते थे क्योंकि एफएनओ से इंट्राडे से भर भर के पैसे आ रहे थे। अब बेसिकली एफएनओ पे कंट्रोल लगा रहे हैं सेबी, तो अब वापस वो एमटीएफ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बाकी इनकम के जो स्रोत हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ब्रोकर्स भी कर सकते हैं, पर उनको कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड में, और वो स्टॉक्स में खुद नहीं डाल सकते। बट इनडायरेक्टली देखो कि आपने स्टॉक्स उनके नाम पे प्लेज कर रखे हैं, तो अगर मान लो फ्यूचर में आप इंटरेस्ट नहीं दे पाओ, आप मार्जिन नहीं लेके आओ, तो वो उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो स्टॉक उनके पास ही है, पर हाँ, जब तक आप इंटरेस्ट देते रहोगे तब तक आप मालिक रहोगे, आप उसके बेनिफिट रहोगे। सेम लाइक जैसे आप घर खरीदते हो, घर आपके नाम पे होता है, आप ऑनर होते हो, लेकिन प्लेज होता है बैंक के पास। अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे, आपका घर वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल है कि यस, वो भी कर सकते हैं, पर क्योंकि वो ब्रोकर है, वो किसी और तरीके से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने का तरीका है। तीसरा सवाल मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि भाई वॉरेन बफे ने बोला है कि लिवरेज जो है दुधारी तलवार है, वो किधर भी चल जाएगी, आपकी गर्दन भी उड़ जाएगी। मैंने बोला सही बात है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन देखो, तलवार आप खुद की गर्दन भी काट सकते हो, आप अपनी सहायता कर सकते हो, अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तलवार आप किस पर्पज के लिए, किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो कहने वाली बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पर आप लिवरेज यूज करते हो, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप लिवरेज लेके शॉर्ट टर्म इंट्राडे वगैरह वगैरह करते हो या एफएनओ करते हो, जहां पर आपको लिवरेज मिलता है लेकिन वो एक दिन के लिए मिलता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एफएनओ में जो लॉट साइज होता है, मतलब समझो जो भी लॉट साइज होता है, उसका पूरा पैसा आप नहीं देते हो, उसका कुछ परसेंटेज देते हो। लिवरेज आप वहां भी लेते हो, लेकिन वहां आपका जो इंटेंशन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, जल्दी पैसे बनाना, गेम खेलना, स्पेकुलेशन करना, गैम्बलिंग करना।
पर यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं वो हम एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के उसके ऊपर बैठ रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ये भाई ये घर लेने जैसा है कि जहाँ पर हम लोन पे घर ले रहे हैं, उसमें हम रह भी रहे हैं, मतलब रेंट भी हमें आ रहा है और हमें लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी आ रहा है। तो यहाँ भी जब हम स्टॉक लेके बैठते हैं तो हमें हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर लिवरेज बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है, ना कि स्पेकुलेशन करना। एक और क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा हो कि 5 साल में बैठूं और हर 5 साल स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न ही दे, तो क्या मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा? एक तो मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, दूसरा उधर नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। मैंने यस, ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सवाल है। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज में बिलीव करते हो। देखो, हर चीज जो आप करते हो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ बिलीफ रखते हो, कुछ ना कुछ विश्वास रखते हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप घर ले रहे हो, आपने लोन पे लिया, मान लो भूकंप आ जाए, घर गिर जाए, पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं कि इम्पॉसिबल है, गिरते हैं बहुत जगह, उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। यहाँ भी पॉसिबल है कि भैया 5 साल 10% के 50% तो इंटरेस्ट दे दिया और नेगेटिव 40% रिटर्न आ गया, 90% मेरा तो कैपिटल खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये देखो कि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है क्या, होने के चांसेस है क्या, ऐसा हो सकता है, कितना परसेंट चांसेस है, तो आप देखोगे यार परसेंटेज बहुत कम है। अगर इंडिया अच्छी कंपनी, अच्छी कंट्री है, ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा क्या हो सकता है कि भाई इतना कुछ नहीं। अब दुनिया खत्म हो जाए, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, तो बात ही अलग है, वो तो अपने हाथ में नहीं, फिर पैसे का करोगे ही क्या। पर हर चीज आपके विश्वास पर डिपेंड। अगर आप इंडिया पे विश्वास करते हो, इनकी कंपनी पे विश्वास करते हो, आपको लगता है कि नहीं आने वाले समय में इंडिया बढ़ेगा, तो फिर आपको वो विश्वास करके इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक विश्वास से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एफडी में डालो, रिस्क तो वहां पर भी है, बैंक बंद हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, हो भी जाते हैं बैंक, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ अपने हिसाब से, तो मैं अपना पैसा एक बैंक में डालने के बजाय 20 कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि एक बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, 20 कंपनी एक साथ बैंकरप्ट हो, ऐसा चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो हर चीज एक पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है, बट चांसेस बहुत कम है, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो दोस्तों ये मेरे साथ में 4-5 सवाल थे, आपके बहुत सारे सवाल हो गए एमटीएफ को लेके। जो भी सवाल हैं प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ उन सवालों का आंसर देने। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से पैसा सेव करते हैं, उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिले, चांस मिले। वो भी जब ये स्टॉक मार्केट इंडिया का अगले 10-15 साल ग्रो करेगा, तो हम लोग भी जम के उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अपने शौक के लिए पैसे बनाएं और जिंदगी एंजॉय करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।